नमस्कार मित्रों, अपन पढ़ रहे थे त्रिभुज। त्रिभुज में अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक तीन पढ़ लिए हैं। चौथा एक और केंद्र है लंब केंद्र। लंब केंद्र पढ़ लेते हैं अभी। लंब केंद्र, लंब केंद्र त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। ये त्रिभुज के एक सिर से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। लंब का मतलब सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, बस इतना ही। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये होता है शीर्ष लंब। और इस प्रकार तीन शीर्ष लंबों का जो कटान बिंदु होगा उसको कहेंगे लंब केंद्र। एक त्रिभुज में तीन शीर्ष लंब होंगे और इन तीनों शीर्ष लंबों का कटान बिंदु जो होगा वो होगा लंब केंद्र। ये त्रिभुज ABC और ये जैसे मान लीजिए O, और यहां पर O क्या है, लंब केंद्र। O लंब केंद्र। लंब केंद्र होता क्या है, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का कटान बिंदु। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। यह लंब केंद्र। अब इस लंब केंद्र और इस कोण A से जैसे कोई एक संबंध, इससे एक प्रश्न कोण का बनता है, उसमें जैसे कि कोण ये ज्ञात करना हो या ये दिया हो A, और तो इसमें ये होता है कोण A प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। ओ लंब केंद्र होना जरूरी है। कोण A और कोण BOC का योग कितना होगा, 180 होगा। और इसी तरीके से कोण B प्लस कोण, यदि B लेते हैं तो ये AOC बराबर होगा 180 डिग्री। और इसी तरीके से यदि C लेते हैं तो C होगा ये AOB, कोण AOB और बराबर 180 डिग्री। मतलब लंब केंद्र से जो कोण बनेगा और उसके दूसरी तरफ जो भुजा का कोण है, उन दोनों का योग, या ये दोनों कैसे होंगे, समपूरक होंगे, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अब इसमें कोण का प्रश्न भी बनता है, एक कोण देके दूसरा वाला कोण आपको पूछ लिया जाए। ये ABC त्रिभुज में आपको बोल दिया कि O लंब केंद्र है। O लंब केंद्र है। ये जैसे 50 डिग्री है, BOC का मान ज्ञात करो। तो कोण A प्लस कोण BOC बराबर होगा 180 डिग्री। A का मान 50 और BOC बराबर 180 माइनस 50। कोण BOC 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 डिग्री। कोण BOC का मान कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये दोनों कोण समपूरक कोण होंगे, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इस तरह से लंब केंद्र से भी प्रश्न बनता है। अब ये प्रश्न अंतः केंद्र का भी था, ये प्रश्न परिकेंद्र का भी था, ये प्रश्न लंब केंद्र का भी था, ये प्रश्न तीनों में बनते हैं। और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से करना है ये आपको समझ में आ गए होंगे। तीनों प्रश्न है। अब इन सभी प्रकार के केंद्रों की स्थिति अंतः केंद्र और केंद्रक परिकेंद्र और लंब केंद्र, ये 4 केंद्र थे। इन चारों की स्थिति अलग अलग त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में और अधिक कोण त्रिभुज में। इन तीनों त्रिभुजों में इनकी स्थिति अलग अलग जगह होती है कि अंतः केंद्र का होता है, केंद्र का होता है, परिकेंद्र का होता है और लंब केंद्र का होता है। अब इनकी स्थिति में यह है कि अंतः केंद्र और केंद्रक ये सभी प्रकार के त्रिभुजों में त्रिभुज के अंदर ही स्थित होते हैं। सभी प्रकार के त्रिभुजों में, मतलब अंतः केंद्र न्यून कोण त्रिभुज में अंदर होगा, समकोण त्रिभुज में भी त्रिभुज के अंदर होगा और अधिक कोण त्रिभुज में भी त्रिभुज के अंदर होगा। यह केंद्रक भी, केंद्रक सभी प्रकार के त्रिभुजों में त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। यह तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं।
अंतः केंद्र और केंद्रक सभी प्रकार के त्रिभुजों में त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं, पहली बात। उसके बाद परिकेंद्र। अब परिकेंद्र और लंब केंद्र में थोड़ी सी समस्या आती है। न्यून कोण त्रिभुज में सभी प्रकार के केंद्रक त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं, पहला तो। न्यून कोण त्रिभुज में सभी प्रकार के केंद्र, सभी प्रकार के अंतः केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र और लंब केंद्र, मतलब चारों न्यून कोण त्रिभुज में चारों त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं। अब समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र। अब ये समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र और लंब केंद्र की स्थिति थोड़ी सी समझिए कि ये कोई समकोण त्रिभुज है और इसका जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण पर स्थित होता है और कर्ण का मध्य बिंदु होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां पर? कर्ण पर, और कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है परिकेंद्र। ये समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण पर स्थित होता है और ये कर्ण का मध्य बिंदु होता है। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण से त्रिभुज से बाहर, ये अधिक कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज से बाहर होता है। और लंब केंद्र, लंब केंद्र की स्थिति इन दोनों में चेंज है। लंब केंद्र जो ये होता है ये समकोण पर होता है, समकोण त्रिभुज में समकोण पर, और ये त्रिभुज से अधिक कोण में बाहर होते हैं। तो दो ही केंद्र बाहर होते हैं, एक परिकेंद्र होता है अधिक कोण में और एक लंब केंद्र होता है अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज में दो केंद्र बाहर होते हैं, एक परिकेंद्र और एक लंब केंद्र। समकोण त्रिभुज में दो केंद्र त्रिभुज में भुजाओं पर स्थित होते हैं, एक होता है कर्ण पर, एक होता है समकोण पर। ये यहां पर था परिकेंद्र, पी लिख लीजिए। और जो लंब केंद्र वो यहाँ समकोण 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये लंब केंद्र यहाँ पर है। ये लंब इधर का तीनों लंब यहाँ मिलेंगे, तो लंब केंद्र जो होगा वो कहां पर होगा? समकोण पर होगा। लंब केंद्र कहां पर स्थित होता है? समकोण त्रिभुज में समकोण पर, और परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में कर्ण पर। ये दोनों क्लियर याद होना चाहिए। ये दो बार होते हैं अधिक कोण त्रिभुज में, और बाकी ये दोनों सभी प्रकार के त्रिभुजों में अंदर होते हैं। न्यून कोण में सारे केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं। इन दो की स्थिति और इन दो की स्थिति थोड़ी सी अलग है, बस ये इतना क्लियर याद होना चाहिए। न्यून कोण त्रिभुज में कैसे होता है, समकोण त्रिभुज में कैसे होता है, और अधिक कोण त्रिभुज में कैसे होता है। और एक था समबाहु त्रिभुज। वैसे समबाहु त्रिभुज में अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, समबाहु त्रिभुज में सारे प्रकार के केंद्र एक ही जगह स्थित होते हैं, वो भी मामला पढ़ लेते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही जगह स्थित होते हैं। यदि कोई समबाहु त्रिभुज है, अब इसमें हजारों प्रश्न बनेंगे। समबाहु त्रिभुज है और आपको एक माध्यिका दे दी। त्रिभुज कैसा है? समबाहु, ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है। एडी माध्यिका है। यदि एडी माध्यिका, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका एडी, ये एडी माध्यिका है, इसका मतलब ये त्रिभुज का कोण का समद्विभाजक भी है, ये त्रिभुज का लंब समद्विभाजक। अब इसमें देखिए कैसे, जैसे आपको ये कोण पूछ लिया जाए कि ये कोण x, ये कोण y, ये कोण z, ये कोण p, ये कोण w, ये कोण t। प्रश्न केवल इतना ही, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है तथा एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका, बस इतना दिया हुआ प्रश्न में। समबाहु त्रिभुज और एडी माध्यिका, सारे कोण आपको ज्ञात करने। अब देखिए इसमें इससे आएगा समझ में कि सभी केंद्र एक ही जगह पर स्थित होते हैं, मतलब जो माध्यिका है वही शीर्ष लंब है, वही कोणों का समद्विभाजक है। समबाहु त्रिभुज में यही माध्यिका, यही शीर्ष लंब, यही कोण का समद्विभाजक, यही भुजाओं का लंब समद्विभाजक, सारे एक ही है। समबाहु त्रिभुज में सारे एक जैसे होते हैं, कोण का समद्विभाजन भी यही है।
मतलब ये कोण का समद्विभाजन है तो ये दोनों बराबर होंगे, और ये पूरा ही एक कोण कितने डिग्री का, समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का होते हैं प्रत्येक कोण, तो ये W बराबर कितना हो जाएगा 60, ये T बराबर कितना हो जाएगा 60, कोण A बराबर कितना होगा 60, और उस A में 2 बराबर भाग होंगे क्योंकि ये कोण का समद्विभाजन है, माध्यिका है, कोण का समद्विभाजन भी वही है, शीर्ष लंब भी वही है, भुजा का लंब समद्विभाजक भी वही है, तो ये इसका आधा मतलब कोण P 30 होगा और कोण X कितना होगा 30 होगा, बराबर होंगे, 60 के 2 बराबर भाग होंगे, कितने कितने होंगे 30 के होंगे। अब इसके बाद ये शीर्ष लंब भी है, मतलब y कितने डिग्री का है 90 डिग्री का शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंबे, बाकी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ये 60 नहीं ये 30 90 हो गए, ये शेष 90 बचेगा, ये 60 नहीं ये 30 90 हो गए, ये शेष 90 बचेगा, बाकी ये शीर्ष लंबी है, ये शीर्ष लंबी है तो y बराबर कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, और z बराबर कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री। शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया 90 डिग्री कोण। तो समबाहु त्रिभुज में सारे एक जगह स्थित होते हैं, इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। इस तरीके से एक माध्यिका दे दी, या एक शीर्ष लंब दे दिया, या इसकी ऊंचाई दे दी, या इसका कोण का समद्विभाजक दे दिया, कोई भी दिया हो, है एक ही। समबाहु त्रिभुज में सारे एक जैसे होते हैं, एक ही होते हैं, और इसकी लंबाई, इसमें माध्यिका की पूछे लंबाई, माध्यिका की लंबाई या लंब या शीर्ष लंब या कोण के समद्विभाजक, कोण के समद्विभाजक की लंबाई, कोण के समद्विभाजक की लंबाई या भुजा के लंब समद्विभाजक की लंबाई, भुजा के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक की लंबाई, ये सारे एक ही होंगे, या ऊंचाई, शीर्ष लंब, लंबाई, ऊंचाई, माध्यिका सब एक ही है। समबाहु त्रिभुज के लिए सब एक है, माध्यिका पूछे, ऊंचाई पूछे, शीर्ष लंब की लंबाई पूछे, कोण के समद्विभाजक की लंबाई पूछे, या भुजा के लंब समद्विभाजक की लंबाई पूछे, या लंब पूछे, सब एक ही। और इसका फॉर्मूला होता है √3/2 गुणा भुजा, और समबाहु त्रिभुज की भुजा पता होनी चाहिए, बाकी सारे ज्ञात कर सकते हैं। ये समबाहु त्रिभुज के लिए ऊंचाई, माध्यिका, शीर्ष लंब, कोण के समद्विभाजक, भुजा के लंब समद्विभाजक, सभी की लंबाई क्या होती है √3/2 गुणा भुजा, ये √3/2 गुणा भुजा। अब इससे आप अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या वो भी ज्ञात कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 2:1 विभाजन होता है, एक अंतःवृत्त की होगी, एक बाह्यवृत्त की, जो भुजा से दूरी से वो अंतःवृत्त है, जो शीर्ष से दूरी पर वो परिवर्त है। भाई एक ही त्रिभुज है, रेखा एक ही होती है, समबाहु त्रिभुज में यही माध्यिका, शीर्ष लंब, ऊंचाई, परिवर्तन सब एक ही 2:1 होते हैं। तो ये त्रिज्या अंतःवृत्त की होगी, ये त्रिज्या दूसरी वाली जो होगी वो परिवर्त की होगी, 2 वाली ये परिवर्त की है, 1 वाली ये अंतःवृत्त की है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात तो वैसे 1:2 है, अंतःवृत्त की कम होगी, परिवर्त की डबल होगी। इससे अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 है तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी 2, माध्यिका केंद्रक पर 2:1 विभाजित होती है, और 1 भाग वाला अंतःवृत्त का है और ये 2 भाग वाला बाह्यवृत्त का है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर a/2√3 और बाह्यवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर a/√3 और R अनुपात R, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछा होता है तो 1:2 होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है 1:2। अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र a/2√3, बाह्यवृत्त की त्रिज्या R बराबर a/√3। अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की जो दोनों त्रिज्या हैं, इससे आप अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। ये समबाहु त्रिभुज के लिए नहीं है, सभी के लिए है। अंतःकेंद्र व परिकेंद्र के बीच की दूरी बराबर √r² - 2rr। इस फॉर्मूले से आप अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी r² - 2rr।
अंतःकेंद्र और परिकेंद्र की त्रिज्या यदि दी है तो इनके दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करने का यह फॉर्मूला, ये सभी प्रकार के केंद्रों के लिए, त्रिभुजों के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए जरूरी नहीं है। सभी प्रकार के त्रिभुजों में यदि आपको अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो इसका फॉर्मूला रूट r² माइनस 2rr, कैपिटल आर का मतलब परिवर्त की त्रिज्या और स्मॉल आर का मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये परिवर्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या के बीच जो अंतर है वो ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ये थे समबाहु त्रिभुज के लिए। बाकी सभी प्रकार के त्रिभुजों के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र था डेल अपॉन एस, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या के लिए ABC अपॉन 4 डेल। ये अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का सभी प्रकार के त्रिभुजों में ये फॉर्मूला है। समबाहु त्रिभुजों के लिए स्पेशल फॉर्मूला है और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या डबल होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या आधी होती है। समबाहु त्रिभुज में परिवर्त और अंतःवृत्त के त्रिभुज के वर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो 2 वाले का 4, 1 वाले का 1:4। अंतःवृत्त और परिवर्त के त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवर्त के क्षेत्रफल का यदि अनुपात होता है तो 1:4 होता है। 1:4 हो जाएगी, त्रिज्या 1:2 है, क्षेत्रफल 1:4 हो जाएंगे। ये समबाहु त्रिभुज के लिए। और समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही जगह पर स्थित होते हैं। अगला समकोण त्रिभुज। अब इसके लिए भी कुछ थ्योरम्स हैं। समकोण त्रिभुज मतलब पाइथागोरस पढ़ में अपन ने पढ़ ली है, पाइथागोरस त्रिक पढ़ ली है, ये कौन समकोण होता है। अब इस समकोण त्रिभुज में पहली बात तो परिवर्त की त्रिज्या r बराबर कर्ण बट्टे 2, एक ये परिवर्त की त्रिज्या यहां पर होती है, ये A, ये B, ये C और ये D। इस त्रिभुज में D जो है वो परिकेंद्र है। D क्या है? D परिकेंद्र है। D परिकेंद्र है और परिकेंद्र की त्रिज्या R बराबर कर्ण मतलब AC बटे 2। समकोण त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। कर्ण का मध्य बिंदु होता है ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यदि ये क्या है? परिकेंद्र है। परिकेंद्र है तो इस प्रकार ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी और जो परिकेंद्र की त्रिज्या R बराबर AC बटे 2 होती। दूसरा अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसमें R बराबर, उसका भी फॉर्मूला बनता है समकोण त्रिभुज में। उसका फॉर्मूला ऐसे होता है आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2। समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला है। समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2। आधार और लंब जोड़ के कर्ण घटा लो और फिर इसमें 2 का भाग दे दीजिए। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और ये परिवर्त की त्रिज्या। परिवर्त की त्रिज्या मतलब परिकेंद्र कौन सा? कर्ण का आधा। यहाँ पर होता है परिकेंद्र की स्थिति भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि परिकेंद्र की स्थिति कहाँ पर होती है। और दोनों के बीच की डिफरेंस जो ज्ञात करना होता है उसका फॉर्मूला आपने लिख दिया। सभी त्रिभुजों के लिए वो कॉमन ही है, r² माइनस 2rr। ये केंद्रों के मध्य की दूरी, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के मध्य की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है r² माइनस 2rr। ये त्रिभुजों में जो केंद्र थे इनसे संबंधित प्रश्न थे। अब इनके अलावा कुछ कोणों का एक प्रश्न इस तरीके से बनता है कि कोई त्रिभुज A, B और C है, इसके एक अंतःकोण एक बहिष्कोण का विभाजन किया जाता है। अंतःकोण का अर्धक मतलब इस कोण का अर्धक इस तरह से जाएगा, ये अर्धक कि ये बराबर होंगे x और ये x, और ये बहिष्कोण इसका यदि अर्धक इस प्रकार खींचे कि बहिष्कोण का अर्धक जैसे ये y और y। अंतःकोण के अर्धक और बहिष्कोण के अर्धक से यदि त्रिभुज बनता है तो ये कोण जो था 2 थीटा और ये कोण इसका आधा थीटा होगा। अंतःकोण के अर्धक और बहिष्कोण के अर्धक से बने त्रिभुज का जो कोण मूल त्रिभुज के कोण का आधा होता है, मतलब इस कोण का आधा होगा। ये 2 थीटा था तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इस तरह से सीधा सीधा कई बार प्रश्न बनता है कि यह त्रिभुज है
इसके ये अंतःकोण, ये बहिष्कोण, ये दोनों बराबर है। और ये कोण जैसे आपको दे रखा है 40 डिग्री और ये कोण x, तो x का मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा कि ये आधा होगा और वो दुगुना होता है। मूल त्रिभुज वाला दुगुना और नए त्रिभुज का वो आधा, जो अर्ध कोण से बनेगा, अंतःकोण के अर्धक और बाह्य कोण के अर्धक से जो त्रिभुज बनेगा उसका ये कोण आधा होगा, वो कोण दुगुना होगा, वो 40 है, ये इसका आधा कितना होगा 20 होगा। तो ये इस तरीके से कोणों से संबंधित इतनी थ्योरम बनती है। अब इसमें भुजाओं से संबंधित कई थ्योरम बनती है, उनमें पढ़ेंगे। पहली थेल्स प्रमेय, वैसे समरूपता की है वे ए बी सी और ये डी ई। थेल्स प्रमेय भुजाओं से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उसमें यह होता है कि एक त्रिभुज में इस भुजा के कोई मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींची जाए या इन दोनों के समांतर रेखी खींची जाए, कि इसमें आपको ये बी सी समांतर डी ई दिया हुआ है कि यदि बी सी समांतर डी ई, मतलब बी सी और डी ई यदि ये समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं से ये दोनों जो त्रिभुज बनेंगे वो समरूप त्रिभुज बनेंगे। समरूपता की थ्योरम आगे पढ़ लेंगे। समरूप त्रिभुज बनेंगे और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। मतलब जैसे कि ए डी, इसमें ये ए डी और डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, ये भाग और ये भाग, ये भाग और ये भाग, अनुपात बराबर होगा ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। ये भुजाओं का मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है कि इस त्रिभुज की ये भुजा ले ली, पूरे इस त्रिभुज ये भुजा ले ली, या फिर जैसे त्रिभुज में लेते हैं पूरे में ही एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये, दोनों त्रिभुज छोटा और बड़ा लेते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं ए बी ए डी बटे में पूरा बड़ा त्रिभुज ए बी, ये ए डी और इस पूरे त्रिभुज की ए बी भुजा बराबर। ए डी लिया गया, पहले ए ई ले लीजिए, ए ई और बटे में पूरे बड़ा त्रिभुज ए सी और बराबर ये भी ले सकते हैं। इस त्रिभुज की भुजा डी ई, छोटे की पहले लेगी, ये डी ई और ये बड़े त्रिभुज की भुजा बी सी। तो ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। थेल्स प्रमेय है, समरूप त्रिभुजों की है। वैसे कि दो समांतर भुजाएं दे रखी है, ये भुजाएं समांतर है, तो ये संगत भुजाएं जो अनुपात वो बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसमें ये होता है कि कोई एक गायब करके आपको मान पूछ लिया जाता है, दो चार भुजाएं देखी, बाकी एक ज्ञात करनी हो, तो आप थेल्स प्रमेय लगा के भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न अपन आगे पढ़ेंगे। अगला थेल्स प्रमेय के ऊपर में है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ए बी सी त्रिभुज और ये डी ई, जिसमें डी ए बी का मध्य बिंदु ये दिया होगा, ए बी का मध्य बिंदु व ई ए सी का मध्य बिंदु हो, तो यदि ये मध्य बिंदु है डी और ई, ये मध्य बिंदु का मतलब ये भुजा की लंबाई ये बराबर है, इधर ये लंबाई इसके बराबर है। यदि लंबाइयां बराबर है, मतलब बीच का बिंदु दे रखा डी और इस प्रकार ये मिलाएंगे, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। पहली बात तो हो, तो इसमें दो कि एक तो ये समांतर होगी, कौन सी, बी सी समांतर डी ई। मध्य बिंदुओं को मिलाने से इस प्रकार की ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो डी ई है ये इस बड़ी भुजा की आधी होगी, बी सी की। मध्य बिंदुओं को मिलाने से दोनों रेखाएं समांतर और आधी, ये आधी होगी बी सी की। बी सी बड़ी भुजा, इसकी आधी कौन सी हो जाएगी, डी ई। कई बार ये मध्य बिंदु देके इन दोनों में से एक की लंबाई, जैसे आपको दे दिया कि ये 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ये इसकी डबल है, वो उसकी आधी, छोटी भुजा वाली आधी, ये डबल। मध्य बिंदु देके ये पूछ लिया जाए, दोनों में से एक भुजा दे रखी हो, दूसरी भुजा ज्ञात करनी हो, ये 16 है तो ये 8 होगी, ये 8 है तो ये 16 होगी।
तो ये DE बराबर 1/2 BC। ये थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय से आप भुजाओं से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न कोई पूछा जाता है तो आप उसको हल कर सकते हैं कि भुजाओं से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार इनको हल करने होते हैं। अगला, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से इस प्रकार एक और त्रिभुज बनेगा। ABC, ये DEF त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक और त्रिभुज बनता है। तो इस प्रकार एक ये मध्य बिंदु होने जरूरी है, D, E और F क्रमशः D किसका मध्य बिंदु है, AB का, AB, E किसका मध्य बिंदु है, BC और F किसका है, AC, AC के मध्य बिंदु हो तो यदि इस प्रकार ये मध्य बिंदु है तो इस प्रकार जो त्रिभुज बने वो सारे क्षेत्रफल में आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक त्रिभुज ये 2, ये 3 और ये 4, चारों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होंगे। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 3 का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 4 का क्षेत्रफल और बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे 4। मतलब बड़े त्रिभुज का चौथा हिस्सा होंगे, मतलब इसके 4 बराबर हिस्से होंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल देके बाकी वालों से आपको पूछ लिया जाए तो इस प्रकार ये त्रिभुजों में चौथा हिस्सा होंगे और परिमाप में ये आधा होता है। त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 2 गुणा त्रिभुज DEF का परिमाप। परिमाप में आधा होता है, क्षेत्रफल में ये चौथाई है। ABC के परिमाप का आधा होता है DEF, मतलब ABC के बटे में 2 लिख दो या 2 इधर गुणा में लिख दो, बात एक ही है। उधर बटे में 2 लिखो, इधर 2 गुणा में लिखो, एक ही। ABC का परिमाप और DEF का जो परिमाप है वो इस प्रकार, इससे एक आधा होता है और एक दुगुना होता है। मतलब आधा कौन सा होगा, ये छोटा बड़ा, दुगुना कौन सा होगा, बड़ा बड़ा। क्षेत्रफल की कैसे हैं और परिमाप की कैसे हैं, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से। अगला, एक कोण का समद्विभाजक। ABC और ये AD कोण A का समद्विभाजक है। तो AD कोण का समद्विभाजक है तो यह सम्मुख भुजा को संगत भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को, मतलब BC को इन दोनों भुजाओं के अनुपात में बांटेगा। मतलब AB और AC का जो अनुपात होगा वही BD और DC का अनुपात होगा। इसमें यह है कि आप AB और बटे में BD, AB और BD का अनुपात बराबर AC और CD का अनुपात, AC और बटे में CD, संगत भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी AB और बटे में AC बराबर BD और बटे में DC। कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में, ये भुजा उसके अनुपात में ये और इस भुजा के अनुपात में ये, शेष भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। अब इसका भी प्रश्न बनता है कि ये भुजा दे के, ये भुजा दे के, ये भुजा दे के ये ज्ञात करनी हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से कि 3 भुजाएं दे रखी हो, चौथी ये कोण का समद्विभाजक। कोण के समद्विभाजक से किस तरीके से प्रश्न बन सकता है। ये भुजाओं से संबंधित प्रश्न थे, इससे पहले वाले कोणों से संबंधित प्रश्न थे। अब इनके सारे प्रश्न हल करेंगे। ये तो थी थ्योरम जो आपको याद करनी है सारी, अब तक की टोटल मामला तो रटने का था। अब इसके बाद में प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे उनको हल करेंगे और उसके बाद में कुछ शेष इंपॉर्टेंट और हार्ड चीजें लास्ट में पढ़ लेंगे। अभी तो ये मामला आसान ही पढ़ा है, हार्ड नहीं पढ़ा है। कुछ मामला ऐसा है ज्यामिति में हार्ड भी है, उसको लास्ट में पढ़ेंगे।